गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत। मैं निर्मल ठाकुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिडब, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। हमारा आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। 1950 में गठित योजना आयोग ने भारत के नियोजित विकास के लिए सोवियत मॉडल से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं को चुना ताकि भारत सरकार अपनी आय व्यय एक नियोजित ढंग से 5 वर्षों में कर सकेगी। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। नियोजित विकास से अभिप्राय आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में निर्धारित संसाधनों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सोवियत मॉडल से संबंधित पंचवर्षीय योजना से अभिप्राय, आप लोग जानते हैं हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत से संवैधानिक उपबंध बाहर के देशों से यानी दूसरे देशों से लाए थे। वैसे ही पंचवर्षीय योजना को हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने यानी इसके लिए गठित प्रारूप समिति ने इसे सोवियत स्टेट रशिया के संविधान से लाया था। तत्कालीन समय में विकास के दो मॉडल विश्व में प्रचलित थे, एक पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत ने पूर्ण रूप से ना पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने इन दोनों से महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया, यानी इन दोनों रूपों से लिया गया मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय को सार्वजनिक नियंत्रण में रखा गया। सार्वजनिक नियंत्रण यानी सरकारी नियंत्रणाधीन रखा गया। उनमें भारी उद्योग तथा आधारभूत ढांचे को रखा गया और कम महत्व वाले विषयों को निजी हाथों में सौंपा गया। कम महत्व वाले विषय जैसे खेती, व्यापार इत्यादि, इन विषयों पर भी सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक था। यानी लोगों के लिए व्यापार करना उतना आसान ना था। सख्त लाइसेंसिंग प्रणाली उस समय प्रचलित थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें दो प्रकार से व्यय करती है। एक नियोजित व्यय, निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष की अवधि में खर्च करना नियोजित व्यय में आता है। यानी निर्धारित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है और 5 वर्ष की अवधि में उस व्यय को जो पहले से नियोजित होता है खर्च किया जाता है। दूसरा है गैर नियोजित व्यय। दैनिक आवश्यकताओं व प्रशासन पर किया जाने वाला व्यय गैर नियोजित व्यय कहलाता है। अब बात करते हैं प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की। आपके सिलेबस में प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं दी है। उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और इसकी समय अवधि 1956 तक थी। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था, जिसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई। कृषि की प्राथमिकता के साथ साथ इसमें हमारे देश में कुछ परियोजनाओं का भी आरंभ किया गया। उनमें से महत्वपूर्ण परियोजनाएं भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं का भी आरंभ किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य था 2.1% और प्राप्ति हुई 3.6%, जिसमें हमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में शुरू हुई और इसकी समय अवधि थी 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना
और इसमें प्राथमिकता दी गई भारी उद्योग एवं खनिज को। इसी अवधि में 3 इस्पात उद्योगों की भी स्थापना की गई। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, भिलाई जो भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, और तीसरा इस्पात संयंत्र राउरकेला जो उड़ीसा में है। इसमें निर्धारित लक्ष्य 4.5% का था और जिसमें प्राप्ति हमें 4.27% की हुई, जो लगभग सफलता प्राप्त हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई और इसकी समय अवधि थी 1961 से 1966। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था और इसमें भी प्राथमिकता कृषि एवं उद्योगों को दी गई। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%, जबकि प्राप्ति बहुत कम 2.8% हुई। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में हम असफल हुए और इस पंचवर्षीय योजना को असफल माना गया। असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन का 1962 का युद्ध और भारत पाकिस्तान का 1965 का युद्ध। आप लोग जानते हैं, हमारे देश को अभी आज़ाद हुए कुछ ही वर्ष हुए थे और हमारे देश के नेताओं ने अपने देश का संचालन करना शुरू किया था और इसमें कई महत्वपूर्ण विकासकारी योजनाओं को बनाया, परंतु एकाएक 1962 और 1965 के युद्धों ने हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे संसाधनों को बहुत जर्जर किया और बहुत अधिक चोट पहुंचाई। इन्हीं खराब हालातों को देखते हुए 1966 से 1969 3 वर्ष के समय को योजना अवकाश के रूप में माना गया, यानी योजना को स्थगित किया गया। इसका कारण था युद्धों का, जैसा हमने अभी युद्धों के बारे में बात की। भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध। दूसरा कारण था 1965-67 के समय के दौरान बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही और 1966 से 1969 तक के समय को योजना अवकाश के रूप में यानी पंचवर्षीय योजना को स्थगित किया गया। अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार व नए आर्थिक हितों का उदय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र का निरंतर विकास हुआ था, क्योंकि हमारे राजनेताओं और योजनाकारों पर समाजवाद का गहरा प्रभाव था। प्रथम योजना की समाप्ति से पूर्व ही कांग्रेस ने समाजवादी ढंग से समाज का लक्ष्य प्राप्त करने का निश्चय किया था। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था थी। उसमें बड़े व भारी उद्योगों को सरकारी स्वामित्व व नियंत्रण में लाना सरकार की प्राथमिकता थी, अन्यथा अर्थव्यवस्था की अवनति तय थी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत में निजी क्षेत्र के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार का प्रथम कारण उच्च आर्थिक विकास की दर की प्राप्ति। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल देने का मुख्य कारण सरकार द्वारा आर्थिक विकास की उच्च दर की प्राप्ति करना था। अकेला निजी क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित विकास की दर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने जानबूझकर विकास की दर का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया था, जो कि निजी क्षेत्र प्राप्त नहीं कर सकता था। दूसरा कारण है मौलिक एवं पूंजीगत उद्योगों को प्रोत्साहन। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल देने का दूसरा मुख्य कारण सरकार मौलिक एवं पूंजीगत उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहती थी।
सरकार इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के लिए नहीं खोल सकती थी, इसलिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान दिया था। अगला कारण है क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के पक्ष में एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत जैसे देश में जहां क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान है, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत लगने वाले उद्यमों को प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न परंतु पिछड़े हुए क्षेत्रों में लगाने से क्षेत्रीय विकास को गति दी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप उड़ीसा में लौह अयस्क और कोयला पर्याप्त मात्रा में है, तो स्टील उद्योग को उड़ीसा में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है तथा यहाँ बेरोजगारी और गरीबी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तथा दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इस तरह के प्रयास भी आरंभ कर दिए थे। अगला कारण है निजी क्षेत्र के दोष। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार का एक महत्वपूर्ण कारण निजी क्षेत्र में विद्यमान दोष तथा उनकी आर्थिक सीमाएं थी। उस समय निजी क्षेत्र के पास व्यक्तिगत तौर पर इतना धन व उचित प्रबंधन नहीं था कि वे बड़े बड़े उद्यमों को स्वयं संचालित कर पाते तथा बड़े उद्यमों की स्थापना के लिए वह पूंजी जुटाने में भी असमर्थ थे, जबकि सरकार ऐसा कर सकती थी। प्यारे बच्चों, जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना के साथ ही योजना आयोग व पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हुई। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी समय अवधि थी 2012 से 2017 के बीच, इस 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम पंचवर्षीय योजना माना गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पंचवर्षीय योजना का अध्ययन किया। पंचवर्षीय योजना में हमने प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाएं और इस समय अवधि के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया। इसके साथ हमने सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार व नए आर्थिक हितों के उदय के कारण इसका अध्ययन किया। उम्मीद है कि आप विषय वस्तु को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए प्रयास से मिलेंगे। थैंक यू।